Hello guys, this is CA Vishal Jain, your faculty for CA Final Financial Reporting paper. Guys, Ind AS 101 is very important for examinations. Okay, तो अब मैं क्या किया हूं, मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है टॉप 6 क्वेश्चंस ऑफ इंड एस 101 जो मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करना ही चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ वो 6 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पूरा। इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आ जाओ डिस्कस करते हैं। 01 पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 20x1 सिग्मा लिमिटेड, इसको लाइन चार्ट पे प्लॉट करते जाओगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए काम। On 1 April 20x1, Sigma Limited issued 30,000 numbers, 6% debentures of face value 100. ओके, मतलब कितना हो गया, 30,000 इंटू 100 इज 30 lakhs का डिबेंचर्स किया। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। ओके, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 20x5। 31 मार्च 20x5 कितना साल हो गया, 2 3 4 5, 4 साल हो गया, 4 साल हो गया। ठीक है, और दीज रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% या कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स, कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। द इंटरेस्ट रेट फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विदाउट कन्वर्जन राइट वाज 10%। द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडिया इज 1 अप्रैल 20x3 मतलब ये है आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन, 1 अप्रैल 20x3 डेट ऑफ ट्रांजिशन हो गया। सजेस्ट हाउ सिग्मा लिमिटेड, एक बात बताओ ना, डेट ऑफ ट्रांजिशन पे क्या एफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा क्या? जी हाँ, एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि ये सेटल तो यहां पे होगा, तो ये डेट ऑफ ट्रांजिशन है तो एग्जिस्ट तो करेगा, एग्जिस्ट तो करेगा, ये डेट ऑफ ट्रांजिशन है। ठीक है, नाउ अब आपको बताओ यहां पे डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो अब बताओ यहां पे आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट और कन्वर्जन राइट्स, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और कन्वर्जन राइट्स ऑन दिस डेट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और कन्वर्जन राइट्स आपको कंपेयर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा क्या है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है या वेरिएबल है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि फिक्स्ड ही है, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे फिक्स्ड ही है। ठीक है, आपको भी एज्यूम करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अज्यूम करना है कि फिक्स्ड ही है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर से वेरिएबल नहीं मानना। तो प्रिंसिपल हो गया आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्यों सर, आपने तो नंबर शेयर्स तो फिक्स्ड लिया, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टिबल है ना बच्चों, ऑप्शनली कन्वर्टिबल है, ऑप्शनली कन्वर्टिबल है। देखो ना, रिडीमेबल, रिडीम भी कर सकते हैं और दीज में बी कन्वर्टेड, ऑप्शनली कन्वर्टिबल है। तो इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, कन्वर्जन राइट इक्विटी हो जाएगा। ओके, क्लियर। मैं पहले इन डेज के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, यहां पे क्या कैरिंग अमाउंट होना चाहिए मैं वो निकालता हूं, फिर एएस में क्या कैरिंग अमाउंट होगा वो निकालूंगा, फिर डेट ऑफ ट्रांजिशन पे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो बता दूंगा। ठीक है, चलो ना, तो बताओ, तो हम लोग प्रिंसिपल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, बताओ क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कितना होगा। तो आपका 30 लाख का प्रिंसिपल था, 30,000 इंटू 100 इज 30 लैक्स, लेकिन आप जो रिडीम करोगे तो 10% प्रीमियम पे रिडीम करोगे, तो 1.1 कर दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय किस रेट से डिस्काउंटिंग करना है, किस रेट से डिस्काउंटिंग करना है, 10% से। 10% का 4 साल के बाद का कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.68, सो करो 0.68। नाउ अब निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट किस पे दोगे, 30 लाख पे, 30 लाख पे इंटरेस्ट दोगे, कितना कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना है आपको बताओ, तो 6% का इंटरेस्ट देना है, 6% का इंटरेस्ट दोगे आप, इनटू, अब बताओ तो एन्युटी फैक्टर मतलब ये चारों का ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75 प्लस 0.68 इज 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 3.17, तो कितना हो गया वैल्यू बताओ, 30 लैक्स इंटू 1.1 इंटू 0.68 इज 22,44,000। Now 30 lakhs into 0.06 into 3.17 is 5706.
00, तो टोटल कितना हो गया 22,44,000 इस 28,146,000, 28,146,000, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इक्विटी कितना हो गया बताओ तो, इशू प्रोसीड था 30 लाख, तो माइनस 30 लाख कर दो, इज 1,85,400, इक्विटी हो गया 1,85,400। ओके, तो ये हो गया इक्विटी। लेकिन ये वैल्यूज कब आया, ऑन 1 अप्रैल 20x1, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था। तो अब हमें वैल्यू चाहिए कब का बताओ तो, हमें वैल्यू चाहिए कब का, हमें वैल्यू चाहिए 1 अप्रैल 20x3 का। तो हमें चाहिए होगा कैश फ्लोस कितना हो बताओ तो, यहाँ पे 1.8 का पेमेंट, यहाँ पे 1.8 का पेमेंट, यहाँ पे 1.8 का पेमेंट, और यहाँ पे 1.8 और 33 का पेमेंट। यही तो पेमेंट का कैश फ्लोस का शेड्यूल था। तो आपने जैसे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, देखो 30 लाख का 6% कितना होता है, 1.8 होता है ना। 30 लाख का 6% कितना होता है, 1.8। आप हर साल 1.8 का इंटरेस्ट पे करोगे डिबेंचर होल्डर्स को। चलो, तो अब आप बताओ फाइनेंशियल लाइबिलिटी का वैल्यू ऑन फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांजिशन पे, दैट इज 1 अप्रैल 20x3 को क्या वैल्यू होगा, इट इज इक्वल टू 28,146,000, 28,146,000 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा बताओ तो, 28,146,000 इंटू 0.1 इज 28,146,000 माइनस 1,80,000, कितना हो गया वैल्यू 28,146,000 प्लस 28,146,000 माइनस 1,80,000 इज 29,16,060। ना फिर इसका फाइनेंस कॉस्ट, तो ये हो गया वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 20x2, फिर इसमें ऐड करो 29,1606 माइनस 1,80,000, कितना हो गया वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 20x3। इसको ऐसे कर दो, कंफ्यूज हो रहोगे आप तो। हमें वैल्यू चाहिए तो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो कितना आगे बताओ तो, 2916 इंटू 1.1 माइनस 80,000 इज 3027,666। तो ये हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैल्यू। इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगा, इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो नाउ यहां पे लिख दो कैरिंग अमाउंट एज पर इंड एएस ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन, फाइनेंशियल लायबिलिटी का है 3027,666 और इक्विटी का कितना है, इक्विटी का कितना है 1,85,400। बोलो ये क्लियर है। अब चलते हैं एएस में क्या हुआ होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप बताना क्या किए होंगे। हमने यहां पे 1 अप्रैल 20x1 में 1 अप्रैल 20x1 में लोन इशू किया था, डिबेंचर इशू किया 30 लाख का। हमने यहां पे 1.8 का इंटरेस्ट पे किया, तो हम लोग इसको पीएनएल में रिकॉर्ड किए होंगे 1.8 का ऑन एन एक्चुअल बेसिस पे। वहां पे तो एएस में तो कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला कोई लोचा था नहीं, तो 1.8 पे किए, 1.8 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए होंगे। तो मेरा लोन कितना पे आ गया होगा 30 पे। यहां पे 1.8 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किए तो मेरा आ गया 30 पे, 1.8 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, 1.8 पे किए तो मेरा लोन आ गया 30 पे, 1.8 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किए और 1.8 पे किए तो मेरा लोन आ गया 30 पे। बट हमें पे करना है 33, मतलब क्या हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 3 का। ये डिफरेंस जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3 का डिफरेंस है, हम लोग क्या करते थे इसका बताओ तो, इसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड करते थे, हम लोग इसको प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड करते थे एक्सपेंस, इसको प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड करते थे एक्सपेंस ओवर द टर्म ऑफ द लोन, ओवर द टर्म ऑफ द लोन। तो यहां पे 3/4 करो, 3/4 यहां पे हमने रिकॉर्ड किया होगा इसका कितना 0.75, 0.75, 0.75, 0.75 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा लेकिन पे नहीं हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया लेकिन पे नहीं हुआ, तो मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होते जाएगा। तो मेरा लायबिलिटी कितना हुआ होगा बताओ तो, यहां पे मेरा लायबिलिटी कितना हुआ होगा यहां बताओ तो 30, मेरा लायबिलिटी हुआ कितना होगा यहां पे इस डेट पे, मेरा लायबिलिटी कितना हुआ होगा बताओ तो 30 प्लस 0.75
प्लस 1.8 का फाइनेंस कॉस्ट माइनस ये दोनों मेरा फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगा, माइनस 1.8 आपने पे कर दिया है तो मेरा कितना बन जाएगा 30.75 मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया। इस डेट पे जो डेट ऑफ ट्रांजिशन है उस पर क्या हो जाएगा 30.75 प्लस 0.75 प्लस 1.8 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 31.50। ये हमारा डेट ऑफ ट्रांजिशन है, ये हमारा डेट ऑफ ट्रांजिशन है 1 अप्रैल 2003। तो मेरा ये वैल्यू पे रिकॉर्डेड होगा मेरा लायबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम लोग डेट ऑफ ट्रांजिशन में क्या करेंगे, अब हम लोग डेट ऑफ ट्रांजिशन पे क्या करेंगे, वहां पे हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इस लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, इस लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करेंगे कितना पे 31.5। तो उसको ओवरऑल फिगर्स लिखता हूं मैं 31,50,000 जो लायबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला था उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे। लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज मतलब डेबिट करेंगे, रिकॉग्नाइज क्या करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, और रिकॉग्नाइज क्या करेंगे इक्विटी जो इन डेज के हिसाब से आना चाहिए कितना 302766 और 185400 यही हो ना, देखो तो हाँ। तो डिफरेंस कितना आया बताओ जरा सा, डिफरेंस कितना आया बताओ तो 302766 प्लस 185400 इस 3213 ये आ गया। तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है क्या, ओके। तो यहां पे लिखो डिफरेंस इज रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट माइनस 31,50,000 इज 63066। तो ये होगा डेट ऑफ ट्रांजिशन पे ट्रीटमेंट। ओल्ड को हटाया, न्यू का रिट्रोस्पेक्टिवली निकाल के कैरिंग अमाउंट लाया हमने, ओके, उसको रिकॉग्नाइज किया, डिफरेंस को आरई में भेज दिया। बताओ ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर है अब आपको। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए लिमिटेड हैज मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड्स कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। The conversion rights are substantive rights and would provide A limited with control over B limited। बोला जो कन्वर्जन राइट्स है इतना सब्सटैंटिव है कि ये A लिमिटेड को कंट्रोल देगा ओवर B लिमिटेड। A limited has evaluated that B limited would be treated as a subsidiary under Ind AS। बोला ये Ind AS में सब्सिडरी बन जाएगा एंड हेंस इसका कंसोलिडेशन होना चाहिए Ind AS कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बोला कंट्रोल है इसलिए सब्सिडरी है और सब्सिडरी है तो कंसोलिडेशन होना चाहिए, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन। नाउ अब क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ सब्सिडरी एसोसिएट और ए जॉइंट वेंचर अंडर प्रीवियस गैप। बोला एएस में इसको ना ही सब्सिडरी माना, ना ही एसोसिएट, ना ही जॉइंट वेंचर, कुछ भी नहीं था ये। हाउ वुड बी लिमिटेड बी कंसोलिडेटेड ऑन ट्रांजिशन टू इंड एस। बोला डेट ऑफ ट्रांजिशन में इसका कंसोलिडेशन कैसे होगा, अज्यूमिंग दैट ए लिमिटेड हैज ऑप्टेड टू अवेल द एग्जेम्पशन फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। बोला पास्ट में जितने भी कंपनीज को अक्वायर किया है उसका रिट्रोस्पेक्टिव से एग्जेम्पशन ले रखा है हमने, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली करेंगे काम। तो कैसे करें इसका काम बताओ, इसका कैसे करें। तो पहला इसमें बोला हमें डेट ऑफ ट्रांजिशन में इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, डेट ऑफ ट्रांजिशन में से हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब कंसोलिडेट कैसे करें इसको, इसको कंसोलिडेट करें कैसे, तो आपको याद है क्या मैंने बताया था, नो कंट्रोल से कंट्रोल, नो कंट्रोल से कंट्रोल वाला केस, तो वही वाला केस लगाओगे आप। दैट इज पहले ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन बी लिमिटेड का इंड एस लगा के फर्स्ट टाइम अडॉप्शन वाला इंड एस लगा के बैलेंस शीट बनाओगे आप। फिर आप उसको जो इंड एस का बैलेंसेस आया असेट्स और लायबिलिटीज का उसको कंसोलिडेट करोगे, उसको कंसोलिडेट करोगे एंड आप गुडविल निकालोगे, डीम्ड कॉस्ट ऑफ गुडविल दैट इज पेरेंट शेयर ऑफ इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको कंसिडर करके आप गुडविल निकालोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है ना, इस इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को डी रिकॉग्नाइज करोगे। अगर कुछ डिफरेंस आता है, अगर कुछ डिफरेंस आता है तो फिर हाँ एनसीआई भी रिकॉग्नाइज होगा, डेफर्ड टैक्स भी रिकॉग्नाइज होगा। तो मैं लिखते जाता हूं क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहला आप प्रिपेयर करोगे इंड एस फाइनेंशियल्स ऑफ बी लिमिटेड, ओके। नाउ कंसोलिडेट
इंड एस बैलेंसेस ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, फिर रिकॉग्नाइज डीम्ड कॉस्ट ऑफ गुडविल, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज एनसीआई एंड डेफर टैक्स, और डी रिकॉग्नाइज करोगे क्या आप, डी रिकॉग्नाइज क्या करोगे आप, इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डेट, और अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसको कहां डाल दोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दोगे। नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एक मास्टर क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट सारा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सारा ट्रीटमेंट कवर्ड है। मैं आपको दिखाऊं, देखो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट, फिर आप देखो ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का ट्रीटमेंट, फिर आप आगे चलो ये हो गया वैट डिफरेंट, मतलब ये गवर्नमेंट लोन का बात कर रहा है, गवर्नमेंट लोन का ट्रीटमेंट, फिर आप देखो इसॉप रिजर्व मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट का बात कर रहा है, फिर ये बात कर रहा है आपका फॉरेन ऑपरेशंस का बात कर रहा है, ट्रांसलेशन डिफरेंस वाला। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 ट्रीटमेंट कवर कर लिया, एक अकलौता क्वेश्चन 5 ट्रीटमेंट कवर कर रहा है, और प्लस इसमें सिर्फ यही नहीं, इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, डेट ऑफ ट्रांजिशन का बैलेंस शीट भी बना के देना है, इन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने के बाद आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाना है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को LDR मार्क कर लो बच्चों, LDR मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को LDR मार्क कर लो, और डेफिनेटली रिवाइज करना है लास्ट वीक ऑफ एग्जाम्स में। ओके, चलो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। आपको पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया है, और ये बैलेंस शीट कब का है, 31 मार्च 20x1 का बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग गैप डिफरेंसेस वेर आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ऑन द फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस विद इफेक्ट फ्रॉम April 1 20x1, मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या है आपके लिए, April 1 20x1। अब आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, जो हम लोग एक एक करके, पहले मैं एडजस्टमेंट्स को डील करूंगा, उसके बाद मैं बैलेंस शीट बनवा दूंगा आपको। इट इज अज सिंपल अज दैट, इट इज अज सिंपल अज दैट। ओके, नाउ हमारा टाइम कम वेस्ट हो इसलिए मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व करके लाया हूं, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा फटाफट, हाँ, बट एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जस्ट बताया डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या था, 1 अप्रैल 20x1, ये बात मत भूलना। देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देख लो, 1 अप्रैल 20x1, ये बात मत भूलना, मैंने डबल हाईलाइट किया है उसको, ये बात मत भूलना। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट्स को पहले डील करेंगे, फिर इन एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देंगे, और बन गया हमारा एडजस्टेड बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन एज पर इंड एस। और क्या था, ये इतना आसान है यार, इतना आसान है, जब आप सीए क्लियर करके किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो आप एकदम चौड़ में बोलोगे वहां पे, मुझे इंड एस का अडॉप्शन आता है, इंड एस का बैलेंस शीट बनाने आता है फर्स्ट टाइम, और अगर वो कंपनी इंड एस करने वाला होगा तो आपका तो एकदम डेफिनेटली वट पड़ने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो मुझे ना एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले आप मेरे को कॉन्सेप्ट बता देना, आप लोग मेरे को कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ पहले पीपीई का ट्रीटमेंट क्या होता है। पहला तो हमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाके रिट्रोस्पेक्टिवली लगा लूं, दूसरा डीम्ड कॉस्ट एग्जाम्पशन। डीम्ड कॉस्ट एग्जाम्पशन में क्या होता है, मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, तुम्हारे पास जो फेयर वैल्यू था डेट ऑफ ट्रांजिशन में, मैं उसी को अपना लूंगा, मैं उसी को अपना लूंगा, और प्रोस्पेक्टिवली इंडेक्स 16 या इंडेक्स 40 लगाऊंगा एज द केस में बी। नाउ या फिर मैं फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन ले लूंगा और उसको वैल्यू मान लूंगा, उसको वैल्यू मान लूंगा, कोई भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो तो, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेयर आइडेंटिफाइड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइज लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। ओहो ओहो ओहो, क्या हो गया,
लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पस, इफ एनी प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर इंड एस 40। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड था नहीं, तो वो पीपी में ही क्लब हो जाता था, लेकिन यहां पे तो है, इंडियस में तो है, तो हम लोग क्या करेंगे 4,50,000 को अलग से दिखाएंगे इन्वेस्टमेर्ट प्रॉपर्टी में। तो चलो पहले मुझे बैलेंस शीट में देख के बताओ ना, आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कितना, 1,34,50,000। तो आ जाओ एडजस्टमेंट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट एज पर आई गैप आपका कितना है, 1,34,50,000 आपका कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है। इसमें से मैंने बोला आईपी में चल जाएगा 4,50,000, जितना बचा वो है तो पीपी, वो तो है तो पीपी, लेकिन पीपी का वैल्यू कितना आएगा ये भी देखना जरूरी है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है, exchange difference of 1,00,000 was capitalized to depreciable amount of property plant and equipment on which ACDEP of 40,000 was recognized। बताओ इसका कुछ करना है क्या, इसका कुछ करना है क्या, पीपी में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था क्या, बेसिकली ये बोल रहा है पैराग्राफ 46 ए लगाते हुए हमने जो एक्सचेंज डिफरेंस था उसको कॉस्ट में कैपिटलाइज किया 1,00,000 और उसे 40,000 डिप्रिसिएट भी कर डाला। कुछ करना है क्या इसका, नहीं, क्योंकि देर आर नो रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस। मैनेजमेंट इंटेंड्स टू अडॉप्ट डीम्ड कॉस्ट एग्जेम्पशन फॉर यूजिंग द प्रीवियस गैप कैरिंग वैल्यू एज द डीम्ड कॉस्ट। जो वैल्यू था उसी को मान लेंगे वैल्यू, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं 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 नहीं, इस पॉइंट को उसी तरह से इग्नोर कर दो जिस तरह से अब आप समझ गए होंगे। ओके नाउ, तो ये हो जाएगा रेस्ट, पीपी बन जाएगा पूरा का पूरा अस इट इज यहां पे, और आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब बस इस पीपी को तोड़ना है 2 पार्ट्स में, दैट्स ऑल। कोई डिफिकल्ट था क्या, आसान, इतना आसान। फिर क्या बोल रहा है दूसरा, ये पहला एडजस्टमेंट हमारा डील हो गया, दूसरा में क्या बोल रहा है, कंपनी हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड फॉर 48 लाख, 48 लाख में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट कैरिड अ वैल्यू ऑफ 68 लाख ऑन द ट्रांजिशन डेट। कंपनी इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। फेयर वैल्यू, अब इन्वेस्टमेंट में क्या था मेरे को बताओ, तो वो इन्वेस्टमेंट में क्या बोलते हैं, या तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके चेंज करो या फिर इंड एस 27 लगा के उसको कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन पे। तो हम लोग बोल रहे हैं कॉस्ट मेरा कितना है 48 लाख और हम लोग लगा क्या रहे हैं फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू कितना है 68, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम 48 टू 68, 20 लाख से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो डिफरेंस कहां डालें, रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। देखो तो मैंने क्या किया यहां पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, 20 लाख से मैंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, 20 लाख से मैंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, इंपैक्ट डाल दिया रिटेन अर्निंग्स में। कोई दिक्कत है क्या इसमें, अरे ये तो इतना आसान है यार, इतना आसान है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 भी डन। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ, वैट डेफरल लोन ऑफ 60 लाख, 60 लाख का आपको लोन मिला है ना। अब क्या बोल रहा है, तो वैट डेफरल लोन ऑफ 60 लाख वाज ऑब्टेन्ड ऑन 31 मार्च 20x1। क्या ये हमारा डेट ऑफ ट्रांजिशन के एक दिन पहले का डेट नहीं है, आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन का डेट क्या था 1 अप्रैल 20x1, ये है 31 मार्च 20x1। ओके, फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस इन बैकवर्ड रीजन विद अ कंडीशन टू क्रिएट certain defined targets for the employment of the local population of that region. The loan does not carry any interest and is repayable in full at the end of 5 years. Interest free loan है ओके, फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस इन बैकवर्ड रीजन, और वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट लोन हो गया और इंटरेस्ट फ्री है। बोला मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। फेयर वैल्यू ऑफ द लोन इज एज पर इंड एस 109 इज 3,725,528। ये पता है 3,725,528 क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 60 लाख फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 10%। चलो कैलकुलेटर में करो कैलकुलेट 1.1 डिवाइडेड इज इक्वल टू इंटू 60 लाख, कितना हो गया 3,725,528, यही है क्या 3,725,528, राइट। तो अब जो डिफरेंस बच गया, इतना का मेरे को लोन मिला है, फेयर वैल्यू लोन इतना का है, तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डिफरेंस गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दिया, गवर्नमेंट मेरे को बेनिफिट क्या दे रहा है, इट इज अ गवर्नमेंट ग्रांट, तो हम लोग क्या करेंगे आज के दिन एंट्री बताओ तो, हम लोग लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे 3,725,528 का, और 60 लाख माइनस 3,725,528 का हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, ग्रांट इनकम। अब क्योंकि यही आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन भी है,
यही आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट लोन जो 60 लाख पे रिकॉर्ड हुआ होगा उसको हटाएंगे और गवर्नमेंट लोन को रिकॉर्ड करेंगे 37,25,528 पे, और डिफरेंशियल को रिकॉर्ड करेंगे डेफर्ड ग्रांट इनकम पे। ओके, तो ये वाला करेंगे। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आता है आपसे कि अगर यहां पे देखो, क्योंकि यहां पे डेट ऑफ ट्रांजिशन और डेट ऑफ ऑब्टेनिंग लोन सेम डेट था तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा क्या, ऐसा अगर लेट सपोज डेट ऑफ ऑब्टेनिंग लोन, डेट ऑफ ऑब्टेनिंग लोन एंड डेट ऑफ ट्रांजिशन में अगर 2 साल का फर्क होता तो क्या करते उस केस में, तो हम लोग पहले लोन को अमोर्टाइज अनवाइंड करके डेट ऑफ ट्रांजिशन का वैल्यू निकालते, डेफर्ड ग्रांट इनकम को भी अमोर्टाइज करके डेट ऑफ ट्रांजिशन पे उसका अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस निकालते। अब इस कैरिंग अमाउंट को हम लोग रिकॉग्नाइज करते और 60 लाख को डी रिकॉग्नाइज करते। जो डिफरेंशियल अगर कुछ आता वो कहां जाता, रिटेन्ड अर्निंग्स। बट यहां पे क्योंकि डेट सेम है तो हमने क्या किया, देखो लोन अमाउंट 60 लाख, लोन अमाउंट 60 लाख, सेम डेट था डेट ऑफ ट्रांजिशन का। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोला, मार्केट का रेट 10% है, टर्म 5 साल है, तो प्रेजेंट वैल्यू पर इंडेक्स 109 इतना आ गया, तो ग्रांट आपका इतना आ गया। ग्रांट इतना कैसे आया, 60 लाख माइनस दिस अमाउंट, तो ये आपका ग्रांट का अमाउंट आ गया। तो जर्नल एंट्री ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट लोन जो आपने ईएस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया था उसको हटाओ, डी रिकॉग्नाइज करो, गवर्नमेंट लोन को रिकॉर्ड करो, उस पर इंड एस इतना आया और डेफर्ड ग्रांट इतना आया, आपका ये रिकॉर्ड होगा ना। ये डेफर्ड ग्रांट को आपको करंट और नॉन करंट में ब्रेक करना पड़ेगा। डेफर्ड ग्रांट जो मिला है आपको 5 साल के लिए मिला है, राइट, 5 साल का बेनिफिट है, तो इसको 1/5 आपका करंट हो जाएगा और 4/5 आपका नॉन करंट हो जाएगा, 4/5 आपका नॉन करंट हो जाएगा ना। इसॉप रिजर्व, तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट लोन का ट्रीटमेंट। बोलो क्लियर है क्या है वाला पार्ट? कोई डिफिकल्ट है क्या, बताओ ना, कुछ भी डिफिकल्ट लगा क्या आपको, कुछ भी डिफिकल्ट लगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भी डिफिकल्ट, एकदम एकदम बच्चा वाला है यार, एकदम बच्चा वाला है ये तो। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 इसॉप रिजर्व में, द कंपनी हैड ग्रांटेड 1000 ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 800 हैव ऑलरेडी वेस्टेड। 1000 ऑप्शन दिया गया इंप्लॉइज को, उसमें से 800 ऑलरेडी वेस्टेड है। अब वेस्टेड को क्या करते हैं बताओ, तो वेस्टेड वाले को क्या करते हैं, पहले प्रोविजन बताओ। वेस्टेड वाले को क्या करते हैं, हम लोग जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पब्लिकली अनाउंस्ड है, फेयर वैल्यू पब्लिकली अनाउंस्ड है तो हम लोग फेयर वैल्यू पे कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर अनवेस्टेड है तब तो मेरे को फेयर वैल्यू पे ही करना होगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, द कंपनी फॉलोड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इसॉप चार्ज एंड रिकॉग्नाइज्ड 12,000 टुवर्ड्स वेस्टेड ऑप्शंस। इसका कुछ करना है क्या ना, एंड 8,000 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज इसॉप चार्ज एंड अ करस्पॉन्डिंग रिजर्व। बोला अभी तक 8,000 अनवेस्टेड के लिए रिकॉर्ड किया है। तो देखो मैंने यहां पे इसको इसी तरह ब्रेकअप करके दिखा दिया। इसॉप रिजर्व 1000 ऑप्शंस का था, 800 वेस्टेड है, 200 अनवेस्टेड है। 800 का इंट्रेंसिक वैल्यू है 12,000 और 200 का इंट्रेंसिक वैल्यू है 8,000। फेयर वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो तो, इफ फेयर वैल्यू मेथड had been followed in accordance with Ind AS 102, the corresponding charge would have been 15,000 and 9,000 for vested and unvested shares respectively। देखो यहां पे बोल रहा है 15,000 इसका होता और इसका 9,000 होता, लेकिन इसका हमें लेना है क्या, नहीं, हम लोग डीम्ड वैल्यू ले लेंगे, इसका 12,000 ही लेंगे। लेकिन इसका अनवेस्टेड तो फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा, तो 9,000, 8,000 से 9,000 पहुंचना पड़ेगा, तो मतलब 1,000 से मुझे रिजर्व को इंक्रीज करना है। तो 1,000 से रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए हम लोग रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे इसको रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर देंगे, बस डन हो गया। देखो क्या लिखा है, द कंपनी इंटेंड्स टू अवेल 101 एग्जेम्पशन फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर नॉट रिस्टेटिंग द इसॉप चार्ज एज पर प्रीवियस कैप फॉर वेस्टेड ऑप्शंस। बोला उसको रिस्टेट नहीं करेंगे, वेस्टेड ऑप्शंस का रिस्टेट नहीं करेंगे, लिख भी दिया है, लिख भी दिया, और क्या करेगा बताओ, ट्रीटमेंट लिख के भी दे दिया है ना। फिर क्या बोल रहा है, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस। देखो इतना बेवकूफ है क्वेश्चन बनाने वाला, ट्रीटमेंट लिख के दिया है। द कंपनी हैड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। बताओ तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच में एएस में क्या ट्रीटमेंट होता था, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच में एएस में क्या होता था बताओ तो, हम लोग उसको एफसीटीआर में ट्रांसफर करते थे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। कितना अमाउंट बताओ तो, 1 लाख का, 1 लाख। ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन द कंपनी इंटेंड्स टू अवेल 101 एग्जेम्पशन ऑफ रीसेटिंग द क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस टू जीरो। बताओ बोल रहा है क्या करना है, ऑलरेडी बोल दिया तो क्या करेंगे, बोल दिया तो हम लोग भी जीरो कर देंगे उसको। हम लोग क्यों माथा लगाएं अपना इतना, यहाँ पे अगर बोल दिया है रीसेट करना है जीरो तो रीसेट कर दो जीरो को। अब क्वेश्चन ने बोला करने का तो करने का, तो एफसीटीआर को ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग्स में।
एफसीटीआर को ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग्स में, एफसीटीआर जीरो हो गया, रिजर्व था तो क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट कर दिए, जीरो हो गया। तो ये ट्रीटमेंट हमने किया, ये 5 ट्रीटमेंट हमने किया। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट बना दो। तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो पीपी कितना था 134.5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, बस 2 पार्ट में ब्रेक करना है, बस हो गया, बस 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 देखो, बस 2 पार्ट में ब्रेक करो। पीपी हो गया 130 लैक्स, देखो पीपी हो गया 130 लैक्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया 4.5 लैक्स, हो गया पीपी का ट्रीटमेंट डन। फिर क्या बोल रहा है देखो, तो पीपी हो गया, आगे चलते हैं, जो जो होते जाएगा उसको टिक मारते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 48 लैक्स, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 48 लैक्स, तो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड हमने लिख दिया, देखो यहाँ पे 48 लाख, बट हमने 20 लाख से इंक्रीज किया था वैल्यू, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 लाख से इंक्रीज करेंगे तो 68 लाख पे हम ला दिया इसको। तो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, डन डनाडन डन डन डनाडन, कहाँ गया, ये रहा, हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, कितना पे आ रहा है, 2 लाख पे आ रहा है, तो देखो मैंने ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख का 2 लाख पे रहने दिया, ट्रेड रिसीवेबल को मैंने 2 लाख का 2 लाख पे रहने दिया, ये रहा देखो, ये रहा 2 लाख का 2 लाख पे रहने दिया मैंने। तो इसको भी टिक करो, जो जो होते जा रहा है उसको टिक करते जाओ एकदम। एडवांस फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री 50 लाख, तो इसमें भी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इसको भी एकदम डन कर दो। एडवांस फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री करंट एसेट में चल जाएगा, अदर करंट में देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 50 लाख एज इट इज वैल्यू रखा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ पे, तो इसको भी डन कर दो, डन। इन्वेंट्री 8 लाख, मैंने इन्वेंट्री में कोई चेंज किया है क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं किया। देखो ना, मैंने वो सबको वैल्यू एज इट इज रहने दिया, जहां पे नोट लिखा हुआ ना वहां पे वैल्यू चेंज हुआ है। तो इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं किया, कैश में कोई चेंज नहीं किया। वैट डेफरल लोन 60 लाख का आ रहा है, वैट डेफरल लोन 60 लाख का आ रहा है, देखो मैंने कितना पे रिकॉर्ड किया है, देखो तो वैट डेफरल लोन कहां गया, मैंने रिकॉर्ड किया है 3725528 पे, और डेफर्ड ग्रांट का नॉन करेंट पार्ट इतना, और करेंट पार्ट ये रहा डेफर्ड ग्रांट का, मैंने इस तरह रिकॉर्ड किया उसको। ओके चलो, तो डेफर्ड ग्रांट भी हो गया, वैट डेफरल लोन भी हो गया, हमारा वैट डेफरल लोन भी हो गया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो मैंने एज इट इज इसको रख दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कोई चेंज नहीं तो एज इट इज रख दिया, प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं तो मैंने एज इट इज रख दिया, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं मैंने एज इट इज रख दिया, रिजर्व्स में क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस 1 लाख, तो मैंने इसको क्या किया है, जीरो कर दिया। तो देखो तो क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस आ रहा है क्या, देखो तो, देखो तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कहीं पे आ रहा है क्या, देखो तो अदर इक्विटी में आता ना, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मैंने जीरो कर दिया उसको। अब वो लिख के दिखाना है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, यहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं लिख देता हूं एफसीटीआर नील, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नील, तो ये भी हो गया, एफसीटीआर वाला पॉइंट भी हो गया। फिर इसॉप रिजर्व 20,000 था, बट हमें अनवेस्टेड पार्ट के लिए 1,000 इंक्रीज करना था, तो ये कितना हो जाएगा 21,000, देखो मैंने कितना रिकॉर्ड किया है, एसबीपी रिजर्व 21,000 पे रिकॉर्ड किया है, क्लियर है। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स 179 था, हमने एडजस्टमेंट्स क्या क्या किया देखो, तो हमने एडजस्टमेंट्स क्या क्या किया देखो, तो पीपी में कोई एडजस्टमेंट हुआ क्या रिटेन अर्निंग से ना, इन्वेस्टमेंट में हुआ है 20 लाख का इंक्रीज हुआ है, 20 लाख का इंक्रीज पहला। वैट डेफरल लोन में कोई ट्रीटमेंट हुआ है रिटेन अर्निंग से, नहीं। इसॉप रिजर्व में हां 1,000 से डिक्रीज हुआ है, 1,000 से डिक्रीज हुआ है। तीसरा क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस, इससे 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो तीन तीन चीज का इंपैक्ट आया है। तो देखो मैंने रिटेन अर्निंग्स बोला, बैलेंस था आई गैप के अकॉर्डिंग इतना, 20 लाख से इंक्रीज किया, 1 लाख से एफसीटीआर का इंक्रीज किया, और एसबीपी रिजर्व का 1,000 से डिक्रीज किया, तो मेरा इंपैक्ट आ गया 22 लाख 22,78,000, 22,78,000, ये इंपैक्ट यहां पे आ गया, मेरा रिटेन अर्निंग्स भी हो गया मेरा। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया, बस आप बैलेंस शीट को टोटल लगा दो, हो गया, ये बन गया आपका इंड एस बैलेंस शीट। इसमें कोई डिफिकल्ट था क्या बताओ, तो ये बन गया आपका इंड एस का बैलेंस शीट, दैट्स ऑल डन, सिंपल, इट वाज as सिंपल एज दैट, इट वाज as सिंपल एज दैट। नाउ मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। अब इस क्वेश्चंस में देखो कुछ एडिशनल नहीं मिलेगा, लेकिन उसी चीज को जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी चीज को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में आपसे पूछ रहा है। तो मैं ये क्या करता हूं, मैं 3 क्वेश्चन और डिस्कस करना है मेरे को आपके साथ, तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं डिस्कस कर देता हूं ये 3 क्वेश्चन को आपके साथ।
क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। सौर्य लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली। 60% of Saur Limited shares are held by Government of India and the rest by other investors. This is the first time that Saur Limited would be applying Ind AS for the preparation of its financials for the current financial year 1920. The following balance sheet is prepared as per earlier gap as at the beginning of the preceding period along with the additional information. तो बताओ तो फर्स्ट टाइम जो आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा बताओ तो। बोल रहा दिस इज द फर्स्ट टाइम सौर लिमिटेड वुड बी अप्लाइंग इंड एएस। करंट फाइनेंशियल ईयर 19-20 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया 18-19। तो थर्ड जो डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या हो गया 1/4/2018। डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या हो गया 1/4/2018, 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट कब का दिया है 31 मार्च 2018। इफेक्टिवली सेम डेट ही हो गया, एक दिन का फर्क है, एक ही दिन का फर्क है, राइट। 31 मार्च का दिया है, आपको 1 अप्रैल 2018 का इन डेज के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है। क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट देखो तो ये बैलेंस शीट दिया है डेफिनेटली, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। Other current liabilities include 3,90,000 liabilities to be paid in cash. 3,90,000 to be paid in cash, such as expense payable, salary payable, etc. Paid in cash क्या हो गया liability payable in cash क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो हम लोग को अदर करंट लाइबिलिटी से हटाना होगा और अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना होगा। तो देखो यहां पे कैसे करोगे, यह करंट लाइबिलिटी में आपका आएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। आपको शेड्यूल 3 में मैंने फॉर्मेट पढ़ाया है, शेड्यूल 3 में मैंने फॉर्मेट पढ़ाया है, तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए देखो मैं आपको बताता हूं कहां पे, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुको। शेड्यूल 3 का बेसिक्स, हाँ ये देखो लाइबिलिटी कहां गया, हाँ यहां पे आएगा करंट में, करंट लाइबिलिटी ये रहा, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ये रहा, देखो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ये रहा आपका, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ये रहा आपका, उसमें जो रहा ट्रेड पेबल्स लीज लाइबिलिटीज इतना रहा, उसके बाद आपका आता है अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो यहां पे आएगा 3,90,000, 3,90,000 यहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 60,000 आर स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ड्यूज। अब गवर्नमेंट ड्यूज मतलब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता है, ये हमने पढ़ाया था आपको, राइट। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन विल कम अंडर अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। देखो मैं आपको बताता हूं यहां पे, देखो कहां पे आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, ये वाला यहां पे आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज ये वाला यहां पे आ जाएगा, ओके। चलो फिर क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूड 40,000 लोन है, मतलब फाइनेंशियल असेट है, फाइनेंशियल असेट है, एंड रिमेनिंग अमाउंट कंसिस्ट ऑफ एडवांस टू स्टाफ 1,10,000, एडवांस टू स्टाफ 1,10,000 है, ओके। तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल असेट्स में ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा, आपको 40,000 और 1,10,000 इसको फाइनेंशियल असेट के अंदर ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स के अंदर, नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट्स के अंदर दिखाना पड़ेगा इसको। Other non-current assets of 2 lakh consists of capital advances to suppliers. Capital advances to suppliers ये other non-current assets में ही रहेगा, इसका क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। Other current assets include 3,50,000 current assets receivable in cash. Receivable in cash है तो ये क्या हो गया फाइनेंशियल एसेट हो गया, तो अदर करंट फाइनेंशियल एसेट के अंदर चल जाएगा ये आपका, अदर करंट फाइनेंशियल एसेट में चल जाएगा ये आपका। एंड प्रीपेड एक्सपेंस इतना, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपका अदर करंट एसेट में ही रह जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड डिविडेंड पेबल ऑफ 2 लाख। The dividend payable had been resulting as a result of board meeting wherein the declaration of dividend for the financial year 17-18 has been made. However, it is subject to approval. डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो बोला उसको हमने डिविडेंड पेबल की तरह रिकॉर्ड कर दिया। कर सकते हैं क्या, अभी तक एजीएम में शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया है, डिविडेंड पेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पेबल को रिवर्स करना पड़ेगा बाय 2 लाख। डिफरेंशियल कहां डालोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने क्या बोला, डेट ऑफ ट्रांजिशन में कोई भी डिफरेंस आएगा कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ओके। तो ये 2 लाख का डिफरेंस कहां चल जाएगा आपका, रिटेन्ड अर्निंग्स में चल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, The chief financial officer of Saur Limited has also presented the following information against corresponding relevant items in the balance sheet. Now, देखो ये बेसिकली क्या किया ना आपका AS to Ind AS में जो क्लासिफिकेशन के चेंजेस थे ये वाला वो बताया। अब माइट भी मेजरमेंट पे बात करेगा क्वेश्चन।
यहां तक आई बिलीव आप लोग को कोई चैलेंज नहीं होगा, यहां तक, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, इंड एस 101 का कोई एप्लीकेशन किया ही नहीं, मैंने बस क्लासिफिकेशन चेंज किया, अदर करंट से फाइनेंशियल, फाइनेंशियल से करंट, बस मैंने क्लासिफिकेशन चेंज किया है और कुछ भी नहीं। ओके, फिर क्या बोल रहा है यहां पे, पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ क्लास ऑफ असेट्स एज ऑफिस बिल्डिंग, ओके, हुज कैरिंग अमाउंट इज 10 लाख। बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक क्लास ऑफ असेट्स है ऑफिस बिल्डिंग जिसका कैरिंग अमाउंट 10 लाख है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कितना का, मेरे पहले ये बताओ, 20 लाख का। बोला 20 लाख में एक क्लास है ऑफिस बिल्डिंग का जिसका वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, however the fair value of the said office building as on the date of transition was 15 lakhs. Okay, the company wants to follow revaluation model as its accounting policy in respect of property plant and equipment for the first annual Ind AS balance sheet, Ind AS financial statements। बोल रहा है कि हमें रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है। तो बोला ऑफिस बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड अमाउंट था 15 लाख, इसका वैल्यू हो गया 15 लाख। अब जो रिमेनिंग 10 लाख था उसके बारे में कुछ बोल रहा है क्या, उसके बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। तो वो कितना रह गया, 10 लाख। तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन कितना गया, 25 लाख। तो हम लोग, और था कितना, 20 लाख। तो हमें 5 लाख से वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एंट्री पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स 5 लाख, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स 5 लाख। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो यहां पे लिख दो प्लस आरई 5 लाख। Fair value of intangible assets as on the date of transition is estimated to be 2.5 lakh. However, the management is reluctant to incorporate the fair value changes. Is reluctant to incorporate the fair value changes in the books of account. बोला मैनेजमेंट फेयर वैल्यू लेना नहीं चाहता है, तो क्या करे, ठीक है कोई बात नहीं, तो जिस वैल्यू पे चल रहा था उसी वैल्यू पे चला लो, जिस वैल्यू पे चल रहा था उसी वैल्यू पे चला लो। आपके पास ऑप्शन है ना, रिट्रोस्पेक्टिवली कर लो, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, जो वैल्यू पे चल रहा था उसी वैल्यू पे ले आओ, अब से इंड एस 38 लगा लो। तीसरा क्या है ऑप्शन, बताओ तो आपके पास, कि फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन को अडॉप्ट कर लो और आज से फिर इंड एस 38 प्रोस्पेक्टिवली लगा लो। तो यहां पे बोला फेयर वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन बोला हम लोग फेयर वैल्यू लगाना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, डीम्ड कॉस्ट एग्जेम्पशन का ले लो यहां पे एग्जेम्पशन, और जो वैल्यू चल रहा है उसी वैल्यू पे चला लो। तो ये क्या बोल रहा है यहां पे, ये जो चल रहा था वैल्यू उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। कहां गया, ये तो 16 पे आ गए, 17 पे जाना होगा हमें, तो 17 का इंटेंजिबल एसेट ये रहा। तो ये वैल्यू 2 लाख का 2 लाख पे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये भी हो गया। सौर लिमिटेड हैड अक्वायर्ड 80% शेयर्स इन अ कंपनी एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड अ फ्यू ईयर्स अगो, देयरबाय अक्वायरिंग कंट्रोल ओवर इट एट दैट टाइम। SOR Limited recognized goodwill as per erstwhile accounting standards by accounting for the excess of consideration paid over the net assets acquired at the date of acquisition. A fair value exercise was not done at the time of acquisition. तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू चल रहा है उसको चला लेंगे आराम से, जो गुडविल चल रहा है उसको चला लेंगे। हम लोग कोई चेंज करने वाले हैं क्या अभी, नहीं, हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे यहां पे। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 20,000 as provision for doubtful debts measured in accordance with previous GAAP. ओके, बोला ट्रेड रिसीवर्स में 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने एडजस्ट किया हुआ है। नाउ एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स द प्रोविजन नीड्स टू बी रिवाइज्ड टू 25,000। देखो एक बात समझो, मैंने बोला था एस्टिमेट्स को चेंज कब करते हैं, एस्टिमेट्स को चेंज कब करते हैं, जब एविडेंस पुराने वाले एएस में रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो यहां पे ऐसा है क्या, नहीं, रिक्वायर्ड तो था, या फिर पुराने वाले एस्टिमेट्स में कोई एरर आ गया था। तो बताओ तो कोई एरर है क्या, कोई पुराने वाले एस्टिमेट्स में कोई एरर था क्या, नहीं 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 नहीं, एरर नहीं है। एस्टिमेट्स का वैल्यू चेंज हुआ है ड्यू टू लेटेस्ट पॉइंट, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो एरर भी उस समय के हिसाब से कोई एरर नहीं था। तीसरा पॉइंट, इन डेज के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहां पे ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, इन डेज के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये चेंज क्यों हुआ, ये चेंज हुआ है क्योंकि ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन बिकमिंग अवेलेबल आफ्टर डेट ऑफ ट्रांजिशन। मतलब समझो, देखो आपका ये डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या है, 31 मार्च 18, लेकिन आप अभी खड़े कहां पे हो, 31 मार्च 20 पे खड़े हो। तो हो सकता है इस पीरियड के बाद 18 से 20 में आने तक कोई नया इंफॉर्मेशन आ गया होगा, तो उसको डेट ऑफ ट्रांजिशन में एडजस्ट करना है क्या, नहीं, उसको थोड़ी करेंगे एडजस्ट। तो मेरा प्रोविजन को हम लोग 20 पे ही रहने देंगे, हम लोग 25 पे नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन?
फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर ई, द कंपनी हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू एन एंटिटी फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स, ओके 6 ईयर्स अगो, 10 साल के लिए लोन दिया था, मिला था, दिया था, अच्छा, कंपनी हैड गिवन अ लोन टू एन एंटिटी फॉर 10 ईयर्स, 6 ईयर्स अगो, transaction cost were incurred separately for this loan, the loan carries an interest rate of 7%, transaction cost लगा है और interest rate 7% है, मतलब यहां पे आ गया effective interest rate का concept. Principal amount is to be repaid in equal installments over a period of 10 years at the year end. Interest is also payable at the year end. The fair value of the loan at the date of transition is 50,000. Fair value of the loan at the date of transition is 50,000. Against the carrying amount of loan, which presents amounts to 40,000. However, Ind AS 109 mandates recognizing the interest income as per the effective interest rate method. Ind AS 109 तो बोलता है ना कि फाइनेंशियल असेट के हिसाब को आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे रखना पड़ेगा. तो अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे फॉलो करना पड़ेगा आपको आइडियली. बट यहां पे क्या बोल रहा है, आइडियली हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे फॉलो करना चाहिए अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू फॉलो दैट ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन. अब यहां पे क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट सेज दैट इट इज अ टीडियस टास्क in the given case to apply effective interest rate changes to the retrospective effect and hence is reluctant to apply the same retrospectively in its first time adoption. ओ बोला इन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल तो जाएगा लेकिन बहुत टीडियस टास्क होगा, हम नहीं करना चाहते हैं. तो क्या ऑप्शन एग्जाम्पशन दे दें? जी हाँ, एग्जाम्पशन दे दो उनको. अगर यहां पे ऑप्शन है ना कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ले लो, अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है तो, अगर नहीं लेना चाहते, इम्प्रैक्टिकेबल लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मत लो ना. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन को हम लोग वैल्यू मान लेंगे या फिर कैरिंग अमाउंट जो होगा उसी को वैल्यू मान लेते हैं. तो यहां फेयर वैल्यू कितना है, 50,000. 50,000 फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग वैल्यू ले लेंगे. अब कैरिंग अमाउंट कितना है, 40,000. तो हम लोग क्या करेंगे, लोन वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. तो एंट्री क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितना से 10,000. तो यहां पे आपका आरई इंक्रीज हो जाएगा बाय 10,000. बोलो क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो फिर यहां पे पॉइंट नंबर एफ में क्या बोल रहा है, इन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 4.5 लाख ऑफ द कंपोनेंट इज ड्यू टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट, इंटरेस्ट इज पेबल. अच्छा, ये स्टेट गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट लोन का बात कर रहा है, यहां पे गवर्नमेंट लोन का बात कर रहा है. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द गवर्नमेंट लोन एट 4%. हाउएवर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. प्रिवेलिंग रेट 8% मतलब कंसेशनल रेट लोन है, मतलब यहां पे ग्रांट है, यहां पे ग्रांट है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लोन स्टैंड्स एट 420,000 ऑन द रेलेवेंट डेट. मैंने क्या बताया था ग्रांट में, बताओ तो. हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, राइट. मैंने दो बताया था, या तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, रिट्रोस्पेक्टिवली प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसका कैरिंग अमाउंट निकालो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, गवर्नमेंट लोन का और अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड ग्रांट का कैरिंग अमाउंट निकालो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, जो अभी रिकॉग्नाइज किया हुआ उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, डिफरेंस को रिटर्न अर्निंग्स भेज दो. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बताया था, जो चल रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लो, आज से प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग लगा देना. मैंने यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू लेने के लिए बोला था क्या कभी भी? नहीं सर, लेकिन जो पुराना क्वेश्चन अभी कराया जस्ट आपने, उसमें तो फेयर वैल्यू ही लिया था, फेयर वैल्यू लिया था, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिया था. वहां पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, देखो मैं जो क्वेश्चन अभी कराया आपको, एक मिनट दिखाता हूं, वहां पे फेयर वैल्यू एज पर इंड AS 109 लिखा था और वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उतना ही वैल्यू आ रहा था. देखो यहां क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, लाइन पढ़ो. फेयर वैल्यू इतना आ रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन अकॉर्डिंगली मतलब इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109 द डिस्काउंट फैक्टर इज 10% बीइंग द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. अकॉर्डिंगली मतलब इसको कंसीडर करते हुए आपका लोन का फेयर वैल्यू इतना आ रहा है, मतलब इंड AS 109 के हिसाब से वैल्यू दिया हुआ ये वाला, और हमने इंड AS 109 से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके भी चेक भी किया था, राइट. तो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेना है, इंड AS 109 का वैल्यू ले सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट लोन का नहीं लेना है, लोन का ही नहीं लेना है हम लोग, ठीक है. फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेना है, फेयर वैल्यू होता तो हां ले सकते थे, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेना है. फेयर वैल्यू मतलब इंड AS 109 के अकॉर्डिंग आ रहा है वो वैल्यू अंडर प्रीवियस गैप. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस लोन को 4.5 लाख का 4.5 लाख पे ही रहने देंगे.
Under previous GAAP, the mutual funds were measured at cost or market value, whichever is lower. Under Ind AS, the company has designated these investments at fair value through P&L. The value of mutual funds to the previous GAAP is 2 lakh. However, the fair value of the mutual funds on the date of transition is 2,30,000. तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 2,30,000 पे रिकॉर्ड करेंगे. फेयर वैल्यू पे है ना, तो हम लोग 2,30,000 पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे. और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 30,000 इंक्रीज हुआ और ये वैल्यू कहाँ चल जाएगा? मेरा रिटेन अर्निंग्स में चल जाएगा ये वाला चेंज. नाउ इग्नोर सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ डेफर टैक्स. बोला डेफर टैक्स का अलग से कोई कैलकुलेशन करना नहीं है आपको. अज्यूम द नेट डेफर टैक्स इनकम. इनकम का मतलब डेफर टैक्स क्रेडिट 50,000. मतलब जब इनकम होगा तो आपका डेफर टैक्स असेट आता है. तो एंट्री क्या होता है? डेफर टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स क्रेडिट. राइट, कितना है? 50,000 का. तो आप एंट्री क्या करोगे? डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स. कितना? 50,000. 50,000. तो यहां पे फिर से आपका रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज हो जाएगा बाय कितना? 50,000 से आपका डेफर टैक्स रिटर्न अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगा आपका. यहां पे क्या बोल रहा है? प्रिपेयर द ट्रांजिशन डेट बैलेंस शीट ऑफ सौर्य लिमिटेड. बोला हो जाएगा क्या अब आपका? प्रिपेयर कर लोगे क्या आप लोग ये वाला आप? ओके. सो नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस. एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, सबका एक एक लाइन में, एक एक दो लाइन में एक बार एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर देना, एडजस्टमेंट्स को एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ पे ये ऑप्शन था, हमने ये लिया है, हमने ये लिया, हमने ये लिया, हमने ये किया. बस जो कर रहे हो उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना. ओके. सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी आई बिलीव. अब आप ये वाला बैलेंस शीट इंडिया फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का बैलेंस शीट बना लोगे खुद से. इसमें कोई चैलेंज नहीं आने वाला है आपको. ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट. देखो यहां पे वही किया इन्होंने. लोन फेयर वैल्यू का 10,000 ऐड किया. ओके. फिर आपका यहां पे क्या क्या ऐड किया देखो ना. फेयर वैल्यू म्यूचुअल फंड्स का 30,000 ऐड किया है. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 50,000 ऐड किया है. प्रोविजंस का डिविडेंड का 2 लाख ऐड किया. तो यहां पे सब चीज ऐड करके इन्होंने इतना निकाल लिया है यहां पे. ठीक है, चलो तो ये हो गया ट्रीटमेंट. अब उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन लेना है और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 लेना है मेरे को आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 22 लेना है आपके साथ. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो. XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एक कंपनी है जो AS फॉलो कर रहा है, वॉलेंटरली अडॉप्ट कर रहा है इंड AS फ्रॉम 1 अप्रैल 20x2 विद ट्रांजिशन डेट ऑफ 1 अप्रैल 20x1. ट्रांजिशन डेट है, एप्लीकेशन का डेट है 20x2 और ट्रांजिशन का डेट है 20x1. ओके. द कंपनी हैज one wholly owned subsidiary and one joint venture that are into the manufacturing and automobile spare parts. चलो आपका बैलेंस शीट दिया है 20x2 का, 20x1 का. आपको अब यहां पे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? और ये कॉन्सोल बैलेंस शीट है, कॉन्सोल का बैलेंस शीट है. ठीक है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन देखो तो. कंपनी हैज entered into a joint arrangement by acquiring 50% of the equity shares of ABC प्राइवेट लिमिटेड. ज्वाइंट अरेंजमेंट में इंटर किया है. प्रेजेंटली द सेम हैज बीन अकाउंटेड. बोला एएस में तो ये अकाउंट किया गया है प्रोपोर्शनेट. ज्वाइंट वेंचर पर एएस में प्रोपोर्शनेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था. मेरा शेयर ऑफ असेट्स, मेरा शेयर ऑफ लाइबिलिटीज हम लोग रिकॉर्ड करते थे. राइट, जितना इन्वेस्टमेंट किया और माइनस असेट्स लाइबिलिटीज जो हमने अक्वायर किया, डिफरेंस को गुडविल बोलते थे. प्रोपोर्शनेट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे उसको हम लोग. Proportionate share of assets and liabilities of ABC Limited included in the console financial statements of XYZ Private Limited as under. बोला ये है proportionate share of assets and liabilities of joint venture जो इस बैलेंस शीट में इंक्लूड किया गया है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इन्वेस्टमेंट इज इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर एज पर इंड AS 111. इंड AS 111 जो ज्वाइंट अरेंजमेंट का स्टैंडर्ड है. बोला ये ज्वाइंट वेंचर मतलब इक्विटी मेथड लगाना होगा. कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू एडवाइस एंड सजेस्ट द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स which are required to be made on the opening balance sheet on 1 April 20x1. आपको ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 20x1 का बनाना है. नाउ अब आपको यहां पे दो बात समझना होगा. 1 अप्रैल 20x1 मतलब आप कौन सा बैलेंस शीट लेने वाले बताओ तो. कौन सा बैलेंस शीट कंसीडर करोगे? आप कंसीडर करोगे ये वाला बैलेंस शीट. आप ये वाला बैलेंस शीट को इग्नोर करना है आपको. देखो क्यों? क्योंकि ये 31 मार्च x2 का है. हमारा ट्रांजिशन का डेट क्या है? 1 अप्रैल x1 मतलब 31 मार्च x1 के बाद वाला डेट. तो ये वाला बैलेंस शीट को हम लोग इग्नोर कर देंगे. हम लोग ये वाला बैलेंस शीट को कंसीडर करेंगे. 31 मार्च x1 वाले बैलेंस शीट को कंसीडर किया जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब इसमें क्या करना है? पहला पॉइंट ये हो गया आपको क्लियर. दूसरा पॉइंट, जब आप ज्वाइंट वेंचर मतलब प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन से इक्विटी मेथड में जाते हो तो मैंने क्या बताया था?
you de-recognize all the assets and liabilities recognized under proportionate consolidation। मतलब आपको इन assets and liabilities को इस बैलेंस शीट से माइनस करना पड़ेगा, and you have to recognize the aggregate of the net assets, you have to recognize aggregate of the net assets and goodwill as investment in joint venture। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी कराया था क्लास में, अगर आपको याद होगा तो देखो मैं दिखाता हूं। हाँ देखो ये रहा, ज्वाइंट वेंचर AS 27 से इंड AS 28 में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मेजर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन एट अग्रीगेट वैल्यू ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोपोर्शनेट असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड गुडविल अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन। ओके, हमें जो भी अग्रीगेट ऑफ नेट असेट्स है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स है प्लस गुडविल है, उसको इन्वेस्टमेंट में रिकॉग्नाइज करना होगा और रिस्पेक्टिव असेट्स लायबिलिटी से उन प्रोपोर्शनेट शेयर को माइनस करना होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपके पास क्वेश्चन बता दिया है कि प्रोपोर्शनेट शेयर कितना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में एक चैलेंज होगा आपको, पता है क्या? आपको इस क्वेश्चन देखो ना, ये जो प्रोपोर्शनेट शेयर तो दे दिया, लेकिन क्वेश्चन आपको गुडविल नहीं दिया, इस इन्वेस्टमेंट का गुडविल नहीं दिया। रादर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, गुडविल के लिए देखो ना क्या बोल रहा है, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी एंड ज्वाइंट वेंचर इज इतना, मतलब इसी गुडविल में सब्सिडरी का भी आ रहा है और ज्वाइंट वेंचर का भी आ रहा है। समझ रहे बात को? तो अब कैसे करें, कैसे बनाओगे आप? पहला पॉइंट तो देखो बच्चों, मैं पहले एक बात बता दूं आपको, ये वाला बैलेंस शीट को तो काट दो, ये वाला बैलेंस शीट हमें नहीं चाहिए। आप कंफ्यूज हो उससे पहले मैं बोलता हूं इसको तो काट दो, आप इसको काट दो, आप ये वाला मुझे नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, तो पीपी 1200 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1200 माइनस करो पीपी में, हम लोग यहां पे माइनस करो 1200। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 405 है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 405 है, तो इसको माइनस करो यहां से। पहला पॉइंट है, ये इंड एएस से इंड एस में जा रहे हो तो आपको फाइनेंशियल असेट्स, करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट फाइनेंशियल असेट्स, नॉन करंट फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये क्लासिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। आई बिलीव एज पर शेड्यूल 3 ये आप लोग कर लोगे। शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, शेड्यूल 3 ऑफ डिवीजन 2 का शेड्यूल 3, राइट, वो वाला आई बिलीव वो कर लोगे आप लोग खुद से, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी, मैं बस जा रहा हूं एग्जैक्ट डेट ऑफ ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, मैं उस पर जा रहा हूं अभी सिर्फ, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस से 405 माइनस होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में 280 माइनस होगा, अदर करंट एसेट्स में से 50 माइनस होगा, अदर करंट एसेट्स में से 50 माइनस होगा, ट्रेड पेबल्स में से 75 माइनस होगा, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में से 35 माइनस होगा, राइट। और हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, और ज्वाइंट वेंचर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट एसेट्स प्लस गुडविल का सम। तो नेट एसेट्स कितना आ रहा है, ऐड करो तो इसको 1200 प्लस 405 प्लस 280 प्लस 50 माइनस 75 माइनस 35, लाइबिलिटी है ना तो माइनस हो गया, लाइबिलिटी है ना तो माइनस हो गया, दैट कम्स टू 1825। तो अब एक चीज देखो आप, हमने इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर 1825 का रिकॉग्नाइज किया और यहां से 1825 हटाया 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 हटाया, ओके ना। अब हमें चाहिए गुडविल कितना आएगा, यहां पे हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए गुडविल कितना आएगा। गुडविल हमें दिया हुआ है क्या, नहीं। क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फिगर हमारे पास मालूम नहीं है। तो कैसे करें, कैसे करें? अब देखो आईसीएआई एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रैंडम तरीका लेके आया है। कहीं स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, एक रैंडम सा तरीका लेके आया है जो कि काफी इलॉजिकल है, लेकिन आईसीआई बोल रहा है तो करने का, आईसीआई नहीं बोला करने का तो करने का, राइट। तो जो आईसीआई अप्रोच ले रहा है, बट एल से गलत है, डेफिनेटली पूरा पूरी गलत है। गलत से मैं ऐसे नहीं बोलूंगा गलत है, मैं ये बोलूंगा कि स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। आईसीआई ने अपने मन से ये अप्रोच को नया अप्रोच बनाया है। वो क्या अप्रोच है, आईसीआई बोल रहा है कि अगर इतने टोटल असेट्स के लिए इतना गुडविल है, अगर टोटल असेट्स के लिए इतना गुडविल है,
तो इन असेट्स के लिए कितना गुडविल होगा, प्रोपोर्शनेट निकालो ना। बोला टोटल असेट्स के लिए इतना गुडविल है, तो इन असेट्स के लिए कितना गुडविल होगा, प्रोपोर्शनेट निकाल लो, प्रोपोर्शनेट निकाल लो। अब टोटल असेट्स मतलब हम लोग को तो फिर ये लेना चाहिए सारा असेट्स माइनस सारा लाइबिलिटीज। बोला नहीं, वो नहीं लेंगे। बोला जिन जिन लाइन आइटम्स में ये वाला लाइन आइटम इंपैक्ट कर रहा है सिर्फ वो लाइन आइटम लो। मतलब हम लोग यहां क्या लेंगे बताओ तो, अगर मैं असेट की बात करूं तो हम लोग क्या लेंगे यहां बताओ तो, पीपी लेंगे क्या, जी हां लेंगे, इंपैक्ट है ना। गुडविल पे इंपैक्ट है, जी हां गुडविल इसका निकलेगा ना तो इंपैक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, तो इंपैक्ट नहीं, तो नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इंपैक्ट है, लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में इंपैक्ट है, लेंगे। इन्वेस्टमेंट से इंपैक्ट है क्या, नहीं 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 लेंगे। अदर करेंट से इंपैक्ट है, हाँ लेंगे। चलो ये हो गया असेट्स। लायबिलिटीज में आ जाओ तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस को हटाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई इंपैक्ट है क्या, नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कोई इंपैक्ट है, नहीं नहीं लेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कोई इंपैक्ट है क्या, नहीं, तो नहीं लेंगे। ट्रेड पेपर्स में इंपैक्ट है, हाँ तो ले लेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इंपैक्ट है, हाँ तो ले लेंगे। तो आपको ये सब लेना है। तो अब आ जाओ, देखो तो मैंने इसका बनाया, कैलकुलेशन करके दिखाया। देखो फुल एंटिटी का पीपी कितना था, 22,200, 22,288। देखो यहां पे 22,288, ये वाला फिगर पूरे एंटिटी का फिगर ले रहा हूं मैं, पूरे एंटिटी का फिगर ले रहा हूं। 22,288, ठीक है। गुडविल आ गया 1507, देखो यहां पे वही आ रहा है 22,288, गुडविल आ गया 1507। फिर उसके बाद क्या आ रहा है देखो तो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 6350। लॉन्ग टर्म लिख दो यहां पे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 6350। फिर क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म हो गया। ट्रेड रिसीवर्स 1818, ट्रेड रिसीवर्स 1818। फिर क्या बोल, ये नहीं, फिर क्या बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अदर करेंट एसेट्स 104, अदर करेंट एसेट्स 104। फिर असेट्स हो गया। अब आ जाओ लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज ऊपर तो कुछ नहीं है, यहां पे ट्रेड पेबल है 8455, ट्रेड पेबल है 8455। फिर प्रोविजन है 475, प्रोविजन है 475। तो टोटल नेट एसेट्स कितना हो गया बताओ तो, 23137, 23137, राइट। तो बोला 23137 के लिए आपका गुडविल है 1507। अब जो मेरा इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर था उसमें नेट एसेट्स कितना था मेरा, 1825, 1825। तो बोला 1825 के लिए कितना होगा, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर डाला कि 1507 जो गुडविल है वो है 23137 के ऊपर, तो 1825 पे कितना होगा, तो हमने निकाला 119। तो इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर आप कितना रिकॉर्ड करोगे, 1825 प्लस 119 इज 1944, और रिवाइज गुडविल कितना हो जाएगा, 1507 माइनस 119 इज 1388। तो आप इसको इस तरह से रिकॉर्ड करोगे। अब यहां पे आ जाओ, तो आप यहां पे क्या करोगे, अब गुडविल में माइनस कर दोगे आप 119, और यहां पे ऐड कर दोगे आप 119, ये आ जाएगा 1944 का वैल्यू। बस ये करना है आपको इसमें। तो ये हो गया ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन मुझे कराना था आपको, तो मैंने करा दिया। आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एंड डन, उसके बाद हमारा इंडेस 101 खत्म। Mathur India Private Limited has to present its first financials under Ind AS for the year ended 31st March 2023. Transition date है आपका 1st April 2021. The following adjustments were made upon transition to Ind AS. The company opted to fair value its land on the date of transition. बोला लैंड को हम लोग फेयर वैल्यू पे रखना चाहते हैं, कर सकते हैं ना, ऑप्शन है ना फेयर वैल्यू का, राइट। The fair value of the land on 1st April 2021 was 10 crores. लैंड का फेयर वैल्यू 10 crores है डेट ऑफ ट्रांजिशन पे, और कैरिंग अमाउंट कितना है 4.5 crores। तो आपको इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज कितना करना पड़ेगा 5.5 crores, आपको इंक्रीज कितना करना पड़ेगा 5.5 crores। तो ये इंक्रीज क्या, एंट्री क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स 5.5 crores। फिर company has recognized a proposed dividend of 60 lakh and related dividend distribution tax of 18 lakhs during the year ended 31st March 2021. It was written back as an opening balance sheet date। बोला इसको हम लोग रिटर्न बैक कर दिए, मतलब वही हुआ होगा कि डिक्लेयर कर दिए हैं बट एजीएम में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसको हमने बैलेंस शीट डेट पे रिवर्स कर दिया। तो कितना रिवर्स किया है 0.78, तो 0.78 से आपका आरई इंक्रीज हो जाएगा,
इससे आपका आरई इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, कंपनी फेयर वैल्यूज इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि डिविडेंड, एक बात सुनो, डिविडेंड पेबल आपने रिकॉर्ड करता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आप रिवर्स करें तो एंट्री क्या होगा, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। कंपनी फेयर वैल्यूज इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, द इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यूएशन इज 75 लाख। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरई, तो आपका फिर से आरई इंक्रीज हो जाएगा कितना से, 0.75 करोड़ से। The equity share capital of the company is 80 crores and redeemable preference share capital is 25 crores. Reserves and surplus as at on 1st April 2001 before transition to Ind AS was 95 crores का reserves and surplus था, जिसमें से 40 crores तो जनरल रिजर्व था, जिसमें से 40 crores तो जनरल रिजर्व था और 5 crores आपका कैपिटल रिजर्व था। ओके, एंड द बैलेंस इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स में कितना आ गया बताओ, तो 95 में से 45 गया, कितना बचा, 50 crores आपका हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स। आपको करना क्या है, द कंपनी आइडेंटिफाइड दैट प्रेफरेंस शेयर वेर इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लायबिलिटी के नेचर का है। आपको करना क्या है क्वेश्चन में, पढ़ो देखो तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस अदर इक्विटी ऑन 1st April 2001 आफ्टर ट्रांजिशन टू इंड एस, सो रिकंसिलिएशन, इग्नोर डेफर टैक्स। तो बताओ तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 80 करोड़ का था, ये तो सॉर्टेड है, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, ये तो सॉर्टेड, इसमें कोई चैलेंज नहीं है ना। अदर इक्विटी, अब देखो एक और था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो वो आएगा क्या, नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्यों, वो लायबिलिटी बन गया, तो वो यहां से हट गया, वो यहां से हट गया। अब आएगा आपका अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या आएगा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स। तो जनरल रिजर्व 40 था, कैपिटल रिजर्व 5 था, ये दोनों सॉर्टेड है, रिटेन अर्निंग्स 50 था। अब आप इस 50 में आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, देखो तो ये तीन 5.5, 0.78 और 0.75, 5.5, 0.78, 0.75, तो ये तीनों को एडजस्ट करो, टोटल कितना हो रहा है बताओ तो, 50 प्लस 5.5 प्लस 0.78 प्लस 0.75, ये हो गया 57.03। तो टोटल करो कितना हो रहा है, 102.03, तो टोटल हो गया 182.03। तो ये हो गया टोटल ऑफ अदर इक्विटी। बस इतना बोला, रिटेन अर्निंग्स का बेसिकली क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग्स का रिवाइज बैलेंस मांग रहा था, रिटेन अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट है वो पूछ रहा था। बोलो कर दोगे क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ये तो आपको आता था ऑलरेडी। रिकंसिलिएशन में क्या कर रहा है, बोला आपका ये वाला एएस में, रिकंसिलिएशन मतलब क्या था और क्या लाना है, तो ये वाला बोला आपका एएस के अकॉर्डिंग आ रहा था, सॉरी ये वाला आपका एएस के अकॉर्डिंग आ रहा था, जिसमें क्या क्या आ रहा था देखो तो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टोटल इतना आ गया, रिजर्व सरप्लस 95 आ गया, तो टोटल 200 आ गया, राइट। यही यार देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 का, 80 और 25, और रिजर्व्स एंड सरप्लस 95 का, तो ये आ रहा था आपका एएस में। लेकिन जैसे ही हम लोग इंड एस में आएंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हटाएंगे क्योंकि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर को हटाए क्योंकि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ओके ना, फिर रिटेन अर्निंग्स का हमने एडजस्टमेंट किया, ये वाला और ये वाला, टोटल मिला के इतना एडजस्टमेंट हुआ मेरा, और मेरा ये वाला बैलेंस बन गया। बोलो इज दैट क्लियर एवरीवन। सो विद दिस हमारा इंड एस 101 खत्म होता है गाइस। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं क्लास में, वो क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, एंड इंड एस 101 इज डन। ओके, दैट्स ऑल फॉर डे, थैंक यू गाइस, बाय बाय।